हेलो फ्रेंड, बीआरएस क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविभूषण है और मैं आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाला हूँ, जो हमारा देश भारत। अब भारत के बारे में बताया गया है इसमें कि भारत में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसकी इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब जो भी चीजें, जो भारत का जो एक रफली थोड़ा सा इसमें चीजों को बताया गया है, विस्तार से जो भी चीजें हैं इसको बताई गई है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, जो जो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, उत्तर में यह हिमालय है, जो इसका ऊपरी भाग है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये हिमालय है। ठीक, हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा हुआ है। ये जितना भी क्षेत्र है, ये हिमालय का उच्च शिखर है। और पश्चिम में अरब सागर, जो ये वाला क्षेत्र है, अगर ऐसे देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र है, ये अरब सागर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो ये वाला क्षेत्र है, जो इधर का, ये बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, और ये वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर का भाग है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर का है। ठीक है, कश्मीर से, ठीक है, परफेक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, कश्मीर से नीचे का जो क्षेत्र होता है, कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसका विस्तार है, जो कि इसकी जो लंबाई है, जो ये वाला पोर्शन है, इसकी लंबाई है क्या है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूर्व से में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ, मतलब ये वाला क्षेत्र है, जो कच्छ वाला क्षेत्र है, पश्चिम में ये जो पॉइंट है, और यहाँ पे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से लेकर पश्चिम में जो ये वाला क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। अब ये ऐसा देश है जिसमें ये सारी चीजें दिखती है। ठीक है, उत्तरी मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी मैदान है। फिर उसके बाद से आसमान, जो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद से तटीय भाग है, इसका जो ये वाला क्षेत्र है तटीय भाग है। ठीक है, तटीय भाग है एवं द्वीप समूह है यहाँ पे। अलग अलग द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप समूह है, और तो रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी बहुत भिन्नता है। ठीक है, हमारे जो नॉर्थ वाले क्षेत्र है, यहाँ पे क्या क्या भाषा है, हिंदी वाला ज्यादा क्षेत्र है। फिर यहाँ पे जो साउथ में अलग अलग है, कन्नड़ है, तमिल तमिल है, ये सब चीजें महाराष्ट्रियन है, मराठी लैंग्वेज है, ये सब चीजें। फिर यहाँ पे इधर वाला अगर क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। फिर पंजाब का पंजाबी क्षेत्र है, पंजाबी लैंग्वेज है। तो हमारा ऐसा, हमारा ही एक ऐसा, सॉरी, हमारा ही देश है जिसमें कि अलग अलग राज्यों में अलग बोली जाती है। ठीक है, इस भिन्नता में भी एकता है, लेकिन ये अलग अलग भाषाएं होने के बाद भी सारे जगह पे, ये भिन्नता में सारी जगह पे हर लोग एक में एकता को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारी परंपराओं को दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बधे हैं। वर्ष 2011 में से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से, मतलब अब तो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट, वर्ल्ड का सबसे सबसे पॉपुलेशन में एक नंबर स्थान हो गया, अधिक हो चुका है। यह चीन के बाद विश्व का, चीन तब पीछे चला गया। ठीक है, अब तो सबसे नंबर वन पे भारत आ गया, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, जैसे कि स्थल, जो जो भी स्थल जो तीनों तरफ से घिरा हो, पानी से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हो, वही प्रायद्वीप बोला जाता है। वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए स्थिति के बारे में। भारत की जो स्थिति है वो कैसे है। भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो कर्क रेखा है, क्योंकि कर्क रेखा तो है जो गुजरती है यहाँ से,
वो क्या है? 37 डिग्री उत्तर में, ठीक है। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, लगभग देख रहे हैं मध्य भाग से होकर गुजर रही है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य मुख्य जो विस्तार है वो क्या है? जो दक्षिण से उत्तर की ओर है भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तर की ओर है, इसका मुख्य विस्तार कितना है? 8.4 उत्तर, क्योंकि ये उत्तर में है, विषुवत रेखा से उत्तर है, इसलिए हम भारत को उत्तर में मानेंगे, उत्तरी गोलार्ध में मानेंगे। तो इसलिए ये क्या है? 8.4 उत्तर से क्या है? इसका छोर 37.6 उत्तर में है, ठीक है। अब देखिए 37.6 उत्तर में है, 36 इसको ऐसा बोलते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, तो इसलिए 37 डिग्री 6 मिनट इसको बोला जाता है। अब देखिए अक्षांशों के बीच है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार जो है, जो अब ये वाला क्षेत्र हो गया जो इधर से इधर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व, इसका विस्तार कितना है? यहाँ पे आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? देशांतरों के बीच है। अब ये तो एक ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये तो अक्षांश रेखा हो गया, लेकिन जो ये वाला है ये देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, देशांतरों के बीच है, ठीक है। अगर हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं, जो आपका देशांतर है जो 0 डिग्री है, ये वाला इधर वाला हो गया जो हम लोग पूर्वी दिशा में है, इंडिया पूर्व दिशा में, तो ये क्या हो गया? पूर्व। और ये क्या हो गया? पश्चिम। पश्चिम, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी दिशा, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार का लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया ना, इसका जो 29 डिग्री इसके बीच का जो क्या है, अगर इस तरह से देखें तो देखिए 97 - 68 कितना होगा? ये देखिएगा 9 8 17, ठीक है, और 2, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा, ठीक है। 29 डिग्री यहाँ से वहां तक का डिफरेंस आने की वजह से इसके जो देशांतरीय विस्तार जो इसका ज्यादा, क्योंकि बहुत ऐसे कंट्री है जिसमें बहुत सारा देशांतरीय विस्तार है, तो इस वजह से उसका मान, क्योंकि जो देशांतर रेखा की वजह से ही हम मानक समय को मानते हैं कि कितना घंटा आगे है पीछे है, चाहे जो भी चीज है। तो अगर ज्यादा हो जाएगा, देशांतरीय रेखा ज्यादा जिस कंट्री में होगा, तो वहां पे मानक समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको क्या किए कि दूरी ज्यादा होने की वजह से मान लिया कि अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, अगर इस वाले क्षेत्र को देखा जाए और इस वाले क्षेत्र को देखा जाए, तो इन दोनों के बीच का जो जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का, ठीक है, 2 आवर्स का। तो अब इससे क्या होगा कि इससे मुश्किल होता, अगर यहाँ का मानिक समय यहाँ दे देते तो फिर मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ का ये टाइम अलग अलग होता, पूरे देश का टाइम अलग हो जाता, फिर यहाँ का टाइम अलग हो जाता, फिर ट्रेन को जो चलने में जो असुविधा होती है, या किसी भी चीजों को मतलब ये काम करने में हर चीज में असुविधा होती है, इधर मानक समय मानते तो फिर इधर वाला क्षेत्र में प्रॉब्लम होता। तो इसलिए इन सबको लेके, इन सबको सोचते हुए हमने क्या हुआ, एक बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है। तो अब देखिए उसको आगे हम पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस तरह से दूरी पर स्थित दोनों दो स्थानों के बीच समय का अंतर को लगभग समय अंतर लगभग 2 घंटे, 2 घंटे का होगा, ठीक है। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है कि प्रत्येक 1 डिग्री के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का होता है, जो 1 डिग्री होता है उसका 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 4 मिनट, ठीक है। तो अंतर होता, तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अब क्या है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में 2 घंटे पहले होता है, सूर्योदय इधर से होता है, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है? 2 घंटे पहले होता है। अब क्या हो रहा? 2 घंटे पहले होता है। पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, सॉरी यहाँ पर ही 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है,
पूर्वी देशांतर को ही स्थानीय समय माना गया। इसके मानने का एक रीजन क्यों माना गया, इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। अब इसको देखिए, मानने का एक रीजन, ठीक है। अब क्या रीजन था कि 29 डिग्री है, 29 का आधा कितना होता है, 14.5, ठीक है। 14.5 हुआ तो इधर कितना था, इसके बीच का मानक समय किस तरह माना गया। मान लीजिए कि हमारा देशांतरीय है, वो कितना है, 29 है, 29 डिग्री का है। अब इसको क्या हो गया, इसका आधा कितना होता है, 14.5 डिग्री, ठीक है। 14.5 डिग्री हो गया। अब क्या होता है इसमें कि अब मान लीजिए कि हमारा जो पश्चिम से पूर्व का जो दिशा है वो कितना है, 68.5 डिग्री 7 मिनट है, से कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब क्या होता है, 68 को अगर 14.5 इसमें प्लस किया जाए, ठीक है, तो कितना होगा ये, 8 4 12, 100 1 7 1 8, ये हुआ 82.5। इसीलिए इसको 14.5 को दो भागों में, जैसे 29 को दो भागों में डिवाइड करके इसको क्या किया गया, इसमें ऐड कर दिया गया। इसलिए ये 82.5 डिग्री, इसीलिए इस जगह को माना गया कि आधा इधर और आधा इस दोनों के सेंटर में एक मान लिया गया, जिसकी वजह से दोनों के तरफ इसका टाइम बराबर दिखे, ठीक है। इन वजह से 82.5 डिग्री को ही माना गया। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अब ये देखिए कौन कौन सा है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद से नेपाल है, उसके बाद से कौन सा है, भूटान है, कौन सा है, म्यांमार है, ठीक है। तो सारे मिलकर कितने हैं, 7 देश हैं। फिर इधर श्रीलंका है, ठीक है, इसका पड़ोसी देश है। अब देखिए आगे देखते हैं, राजनीतिक मैप है, इसको देखा जाए थोड़ा थोड़ा सा, तो इसमें इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। बिना मैप देखे, बिना लोकेशन समझे इसको आप मतलब गैस नहीं कर पाएंगे। डेली डेली अगर इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे ना, तो समझ में आते जाएगा कौन सा जगह कहाँ पे है, ठीक है। तो क्योंकि ये 6 क्लास चैप्टर है, तो इसलिए अभी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको 12वीं तक जाते जाते आपको पूरा इंडिया का मैप हो, या फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, दोनों एंगल से आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ पे, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये सब चीजें है, ठीक है। तमिलनाडु है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में मालदीव है, ठीक है, पौंडीचेरी है, सॉरी इस वाले क्षेत्र में लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है। फिर इस वाले क्या है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या है इसका origin। फिर पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और यहीं पे एक ज्वालामुखी है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी जो बोलते हैं, इसी क्षेत्र में है, ठीक है। इंडिया का जो इकलौता जो सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, जो इसी क्षेत्र में है। अब देखिए आगे पढ़िए, आगे देखिए, इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी। आप देखिए, इनमें से कौन कौन सा देश है जो जिसकी है सीमाएं है, कौन कौन सा है जो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा है। ये वाला अफगानिस्तान था, ये वाला क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद से ये भूटान था, ठीक है। म्यांमार तो जुड़ा हुआ है। अब देखिए आगे देखिए, दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप, श्रीलंका एवं मालदीव, हमारे पड़ोसी है, ठीक है। श्रीलंका कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए आगे देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के हिसाब से इंडिया को दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद से आपको चंडीगढ़ है, ये 7 इस तरह के मिला के है। फिर उसके बाद से 28 जो राज्य, जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, इस तरह का है जो क्षेत्र है। अब देखिए, ये देखिए फिजिकल मैप में इनका सबका लोकेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक तरह से राज्य आपको समझ में आ गया, लेकिन जो हिमालयन क्षेत्र है यहाँ पे है, ठीक है। शिवालिक सबसे निचला वाला रेंज को बोला जाता है, शिवालिक रेंज बोला जाता है। उसके बीच में मध्य हिमालय बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा ये देखिएगा, थोड़ा सा लोकेशन को समझिए तो समझ में आएगा क्या क्या चीज है। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी है, सतलुज है, ठीक है। ये पांचों नदियों का मिलन क्या होता है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। और ये कहाँ पे मिलती है, पंजाब। जो 5 नदियों का मिलन होता है इसी जगह पे होता है। और ये क्या होता है, सारे इंडिया से तो निकलती है, लेकिन ये क्या होती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहती है, ठीक है। एक यहाँ पे है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये पूरा उत्तरी क्षेत्र में बहती है, लेकिन क्या होता है, लास्ट में जाके इंडिया में मिल जाती है। यहाँ पे एक गार्ज बनाती है, ये वाला क्षेत्र में, ठीक है। धीरे धीरे आप आगे जाके पढ़ेंगे, फिर ये आप आके
गंगा नदी में मिल जाती है, फिर यहाँ से एक बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर यहाँ का वाला क्षेत्र है जो हुगली है, जो गंगा से डिवाइड हुआ था, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, ये गंगा नदी है जो ऐसे ऐसे बहती है, बिहार होते हुए, यूपी बिहार होते हुए आती है। फिर यमुना नदी यहीं पर आती है, फिर यहाँ पे जाके आगे जाके गंगा में मिल जाती है। फिर चंबल नदी है, चंबल नदी इधर से क्या सब सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, इसलिए चंबल नदी है। ये क्या करती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये जो विंध्य श्रेणी है, विंध्याचल जो श्रेणी है, ठीक है, उसके बाद से सतपुड़ा जो श्रेणी है यहीं पे है, ठीक है। नर्मदा नदी और तापी नदी क्या आता है, इसी श्रेणी से निकलती है, और ये उल्टा इस साइड में बहती है, पश्चिम के क्षेत्र में। यही दो जो नदी है साउथ की, जो पश्चिम के क्षेत्र में गिरती है, और बाकी सब नदियां क्या पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सब क्या है, ये अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाके आपको गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, यही दो नदियां हैं। फिर उसके बाद से ये गोदावरी नदी है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ये कृष्ण नदी है, कृष्णा नदी है। ये दक्कन का पठार, ये वाला क्षेत्र है, दक्कन का पठार है। नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है। कावेरी नदी यहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे है, नीचे जाके गिरती है। आप देखिए लोकेशन देखिए, जो ये वाला है पर्वतीय पठार है, जो सबसे ज्यादा डार्क ब्राउन है, ये हाइट में है सबसे ज्यादा। तो ये जहां जहां दिख रहा है, ये क्या है, पर्वतीय पठार, सॉरी, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा है, इस वाले क्षेत्र में। तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, हिमालयन क्या होता है, ये जाके इसकी जो हाइट है, ये आगे चलते चलते क्या होता है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके ये मिलता है। फिर यहाँ पे जाके आपको देखिएगा आगे भी चल के दिखता है। तो उसके अलावा क्या है, इसका जो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, पठारी क्षेत्र। जो पीला वाला रंग है, जहां जहां दिख रहा है, ये सब पठारी भाग है, ठीक है। और उसका मैदानी प्रदेश कौन कौन सा है, जो इधर वाला क्षेत्र है, जो जो ये सब दिख रहा है, ये मैदानी प्रदेश है। अरावली है, ये पठारी रेंज है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। बटा गया, बटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जो राज्यों का निर्माण है, भाषाओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान कहाँ पे था, ये वाला क्षेत्र में राजस्थान था, सॉरी सॉरी, ये वाला क्षेत्र में राजस्थान था। आप मैप खोल के जब भी बैठिएगा ना, धीरे धीरे जब आपको मैप की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे समझ में आ जाएगा। तथा सबसे छोटा राज्य है गोवा है। गोवा कौन सा यहाँ पे है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिले में बांटा गया। अब राज्य को क्या किया गया, पहले देश को राज्य में बांटा गया, फिर राज्य को जिले में बांटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसको बोलते हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जो नदी बहती है वो उसके द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती है। जो नदी बेसिन होता है उसमें क्या करते हैं, निक्षेपित कर देती है। सहायक नदी किसको बोलते हैं, जो नदियों को में आके मिल जाती है एक दूसरी नदी, उसी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी। ये नदी, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। आप देखिए भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की, ठीक है। जैसे कि पर्वत है, क्योंकि फिजिकल मैप उसको बोलते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है। तो क्या भौतिक विभाजन की तरफ से यहाँ पे क्या पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तट भी है, ये वाला क्षेत्र भी है, द्वीप समूह भी है। देखा जाए तो उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है, जो ऊपरी वाला जितना भी क्षेत्र है, ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, बर्फ से, लेह लद्दाख है या उसके ऊपर भी जाते हैं तो बृहत हिमालय है, उस सब क्षेत्र में क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय छतरी का कार्य करती है। ढका हिमालय छतरी का कार्य करते हैं। हिम प्लस हिमालय का मतलब होता है बर्फ का सर, ठीक है। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सा है, जो हिमालय को जो बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र श्रृंखलाओं में बांटा गया। एक होता है बृहत हिमालय, जो ये वाला है। उसके बाद से कहते हैं जिसे हिमाद्री कहते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से हिमों से ढका होता है, मतलब बर्फों से ढका होता है। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंची शिखर है, जो सबसे ऊंची शिखर है विश्व की, इसी श्रृंखला में। मध्य हिमालय वाला क्षेत्र हो गया ये वाला। फिर उसके बाद से इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस वाले मध्य हिमालय में क्या, हिमाचल हिमाचल वाला क्षेत्र जो है, ये इसी मध्य हिमालय में आता है, ठीक है। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में जो ये वाला क्षेत्र है, इसके दक्षिण में है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैप में देखते रहिएगा तब समझ में आएगा। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। जितने भी जो लोकप्रिय पहाड़ी है वो इसी स्थान में है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, ठीक है। आप देखिए उसको, उसके बाद से क्या होगा,
शिवालिक सबसे दक्षिण में, जो ये वाला नीचे वाला जो रेंज है, जो लघु हिमालय है, शिवालिक रेंज है, वो सबसे नीचे है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान। अब इसका, अब हिमालय के जो दक्षिण वाला भाग में क्या होगा, ये उत्तरी मैदान क्षेत्र, जो यूपी बिहार है, चाहे चंडीगढ़ है, जो भी क्षेत्र है, ये क्या है, उत्तरी मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, मैदानी भाग है। ये मैदान समतल तथा सपाट है, देखते ही हैं, जो ये वाला क्षेत्र है सब समतल सपाट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अब क्योंकि पहले थोड़ा सा चैप्टर में मैंने बता दिया था कि नदियों द्वारा बहाई गई जो मिट्टियां होती है, उसी के द्वारा क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, इनका निक्षेपों से, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसी के निक्षेपों से क्या होता है, बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ है। अगर फ्रेंड आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है, इससे पहले जो 6 चैप्टर जो भी मैंने पढ़ा चुका है, उसको जाके मेरे वीडियो में जाके, मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि अभी ये चीजों को समझने में आसान होगा। क्योंकि बार बार उसी चीज को रिपोर्ट करना से क्या होगा, वीडियो का जो ये है लेंथ है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि फिर उसी चीज को फिर समझाया जाए। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, नदियों के ये मैदानी कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या होती है। क्योंकि मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ा चुका है, ये मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, क्योंकि वहां पे हर चीज का साधन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग है, कोई भी रहने होने के लिए ये क्या बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा आसान होता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, ये वाला भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या, भारतीय मरुस्थलों का मतलब कि जैसे राजस्थान है, ये सब क्षेत्र है जो कि क्या, ये मरुस्थल है, स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीली स्थल। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है सब क्षेत्र में। ठीक है, शुष्क गर्म है, जहाँ पे बालू वालू होगा सबसे ज्यादा, मिट्टी का या हरा भरा कम होगा, वहां पे क्या होगा, आपको गर्मी ज्यादा आपको लगेगा। यहाँ वनस्पति की मात्रा, आप जहाँ पे बालू वालू होगा, बहुत खाली बालू बालू, रेत रेत ही होगा, वहां पे क्या होगा, फसल होने में मुश्किल होगा, क्योंकि वहां मैदान नहीं है, मिट्टी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है, उसके बाद से वहां पे हवाएं हवाएं क्या है, गर्म है, इसलिए वहां पे फसल होना बहुत मुश्किल है, हमेशा ही गर्म हवा चलते रहेगी। तो ये सब चीजें फसल को बहुत दिक्कत होगा। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए, ये वाला जो मैदान क्षेत्र है, इसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसी इसकी आकृति त्रिभुजकार है, देख रहा है, इसकी आकृति जो है त्रिभुजकार है। ठीक है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। अब यहाँ का जो धरातल ऊपर नीचे बचा हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है, अरावली। अरावली कहाँ पे है, राजस्थान वाले क्षेत्र में दिखता है आपको। माउंट आबू इसी अरावली पर्वत का भाग है, जो थोड़ा सा हरा भरा दिखता है। सिरोही रोही ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुरा पहाड़ी जो है, कौन कहाँ पे है, बिंद जो पहाड़ी है, बिंद पहाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो आपने को सतपुरा पहाड़ी है। बिंद एवं सतपुरा पहाड़ी भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है, जो आपको मैंने बताया था, ये नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है, जो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सिहाद्री। अब इस पठार के जो पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और सिहाद्री या सिहाद्री उसको बोलेंगे, तथा पूर्वी में पूर्वी घाट। ये वाला क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को पूर्व पश्चिमी घाट, और इस वाले क्षेत्र को पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है एक समान रूप में, लेकिन इसका जो ये क्या, बीच बीच में ये टूटा हुआ है ऐसे ऐसे। ठीक है, टूटा हुआ है तो असामान्य है। ठीक है, इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोह प्रचुर मिलता है, क्योंकि ये सबसे पुराने पठार है, पठारों में ही सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये पुराने होने की वजह से इनमें लोह और कोयला का मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगा। पश्चिमी घाट में के पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। अब ये वाला क्षेत्र है, ये तटीय मैदान है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इनका तटीय भाग है, इसलिए यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, अब इन होने का मतलब है कि ये नदियों द्वारा, समुद्र द्वारा बहाई गई, जो चाहे यहाँ पे लाके ये भी छोड़ती है, इन इधर से जो बहती हुई जो नदियां है,
ये क्या करती है, अपने साथ जो मिट्टी ला के छोड़ती है, फिर इधर से समुद्र का भी कुछ ना कुछ मिट्टी आके यहाँ पे रहता है। तो इस क्या होता है, ये वाला क्षेत्र क्या, पश्चिमी तटीय मैदान है जो काफी सकरा है, मतलब ये बहुत पतला है, ठीक है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफी पतला है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, पूर्वी तटीय जो मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, अपेक्षाकृत, इनकी अपेक्षाकृत थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, अपेक्षाकृत चौड़ा है। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जैसे कि पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां कौन कौन सी थी, महानदी थी, गोदावरी थी, कृष्णा थी, कावेरी थी। ये सब क्या है, पूर्व की तरफ, ये क्या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है, वही उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां का मुहाना पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो गंगा, ठीक है, जो गंगा थी, ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती थी, तो ये वाला मुहाने पे क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ये भी क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ होता है, ठीक है। ये क्षेत्र है जो काफी उपजाऊ होता है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्रों, जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जो लक्षद्वीप है, ये परवाल पे ही परवाल पे ही है। जो लक्षद्वीप है, परवाल का ही फॉर्मेशन है, ठीक है। कहा जाता है जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, और उन पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाता है, जो कि बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार पॉलिप द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, ये क्या होता है, मरते जाते हैं, जो पॉलिप जो जीव जीव है, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मरते हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर फिर दूसरा होता है, ये इस पे जाके होता है, ठीक है। ये एक ऐसे ही होते होते क्या होता है, फिर मरते जाते हैं, फिर इसके ऊपर इकट्ठा होते जाते हैं। यही जो लक्षद्वीप है, इसी तरह इसी प्रकार का द्वीप है। इन्हीं से बना हुआ जो जो ये पॉलिप है, पॉलिप इन्हीं जंतुओं से, इन्हीं जंतुओं के कंकालों से बना हुआ ये द्वीप है। ऐसे ऐसे उठते उठते क्या हो गया, एक मतलब ये पूरी तरह से एक एरिया का निर्माण किया, जिससे कि इस पर एक लक्षद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत में दो द्वीप सीमा, दो द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, और उसके बाद से कौन सा, एक निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। जो लक्षद्वीप है, ये क्या है, अरब सागर में स्थित है। उसके बाद से ये केरल के तट से कुछ दूरी पर है, जो केरल का जो तट है उसी के कुछ दूरी पर है स्थित प्रवाल द्वीप है। आपको मैंने बताई है, ये प्रवाल द्वीप है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी दिशा में है, जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र था, दक्षिण पूर्वी दिशा में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप वर्ष में 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? यही द्वीप है जो अंडमान निकोबार है। यही द्वीप क्या हुआ था, सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीकों से इसे चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ये समुद्र तल पे क्या होता, भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ था। ये आगे डिटेल में धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, मैंने इसको जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास किया था, क्योंकि इसका डिटेल भी आगे वाले चैप्टर में होगा। जैसे जैसे डिटेल आपको मैं बताते रहूंगा, ये समझ में आते जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। चलिए फ्रेंड, बाय।